हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आर्टिकल नंबर 4। देखिए, आर्टिकल 4 कहता है दैट एनी चेंज इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 विल हैव इफेक्ट ऑन शेड्यूल्स 1 एंड शेड्यूल 4। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। मतलब ये कह रहा है कि यदि आपने किसी प्रकार का कोई चेंज यदि आप में यदि आपने लाया है आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 में, तो उस चेंज के कारण आपको चेंज कहाँ दिखेगा? शेड्यूल्स 1 एंड 4 में दिखेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाइए। देखिए, शेड्यूल 1 ये क्या है? नेम्स ऑफ द स्टेट या स्टेट्स कर लीजिए आप। भारत में जितने भी राज्य हैं भारत में, तो है क्या सिचुएशन कि उन सारे राज्यों का नाम कहाँ लिखा गया है? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। शेड्यूल नंबर 1 में जितने भी स्टेट्स हैं उनके नाम मेंशन किए गए हैं। तो यदि आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 का यदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया आप लोग को, यदि हम लोग आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का यदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आप शायद नए स्टेट को जन्म दे रहे हो। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत हम लोग शायद नए स्टेट्स को हम लोग है ना, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव बर्थ टू न्यू स्टेट्स। अब जब नया स्टेट आएगा तो उसका नाम भी तो आप मेंशन करोगे ना भाई। तो इसलिए आर्टिकल 2 और 3 का यदि इस्तेमाल होता है तो शेड्यूल नंबर 1 में भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यदि आप नया कोई स्टेट बनाते हो तो उस स्टेट का नाम जो है वो आपको शेड्यूल नंबर 1 में लिखना होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और शेड्यूल 4 क्या है? शेड्यूल 4 ये देखिए क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितना सीट्स है ये यहाँ पे लिखा जाता है। मतलब राज्यसभा में कितने सीट्स दिए गए हैं सारे स्टेट्स को, वो आपके शेड्यूल नंबर 4 में लिखे जाते हैं। यानी कि शेड्यूल नंबर 4 टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स दैट हैज़ बीन अलॉटेड टू द स्टेट्स। राज्यों को राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं इसके बारे में अनुसूची 4 में आपको देखने को मिलता है। तो यदि मान लो सपोज आर्टिकल 2 या 3 का यदि इस्तेमाल किया जाए, तो हो सकता है कि शायद नया स्टेट बने। अब जब आप नया स्टेट बनाओगे तो नया स्टेट बनाने के बाद क्या होगा? उसका एरिया थोड़ा कम होगा, है ना, बाउंड्री थोड़ा कम होगा। उस हिसाब से जो सीट्स हैं, पॉपुलेशन भी तो कम होगा ना, तो उस हिसाब से जो सीट्स हैं, है ना, जो सीट्स हैं जो कि राज्यसभा में उस स्टेट को दिए गए थे पहले, डिवीजन के बाद या बाउंड्री चेंज होने के बाद वो सीट्स तो चेंज हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए यदि आर्टिकल 2 या 3 का इस्तेमाल किया गया है तो शेड्यूल 4 में भी चेंज देखा जा सकता है, क्योंकि शेड्यूल नंबर 4 बात करता है कि राज्यसभा में किस स्टेट को कितना सीट दिया जाना है। तो इस तरह से आपको शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 4 ये दोनों जो आपको हैं, ये बस आपको यहाँ पे लिंक कर लेना है। कौन से दो आर्टिकल से? आर्टिकल 2 और 3। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं, इसमें यदि आप कुछ बदलाव लाते हैं तो शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 इन दोनों में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। ये आपका पहला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 4 का। कन्फ्यूजन हुआ? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकल 4 कहता है कि यदि आप कुछ बदलाव लाते हैं आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत, तो आपको शेड्यूल्स 1 और 4 में आपको चेंज देखने को मिलता है। शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 में आपको चेंज देखने को मिलेगा यदि आपने कोई चेंज लाया है आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है आर्टिकल 4। नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये कहता है कि कोई भी चेंज जो आप आर्टिकल 2 या 3 में लाते हैं, एनी चेंज दैट यू आर ब्रिंगिंग इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 या आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके यदि आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन अमेंडमेंट। ये मैंने समझाया भी आप लोगों को।
है ना। ये मैंने आपको समझाया भी है, आर्टिकल नंबर 2 पढ़िए, वहाँ पे मैंने बहुत ढंग से इस बात को एक्सप्लेन किया है कि जो शब्द जो वहाँ लिखा गया है, दैट हैज़ बिन रिटन पार्लियामेंट में बाई लॉ। तो बाई लॉ का मतलब ही क्या होता है, इट इज़ नॉट एन अमेंडमेंट, सिंपल सी बात यही है। तो कोई भी चेंज जो आप लाते हो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी टर्म्ड एज एन अमेंडमेंट, बट दैट विल बी अ लॉ। एक सिंपल लॉ के रूप में उसको देखा जाएगा। और मैंने बताया है आपको कि लॉ को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है और अमेंडमेंट को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो था वो आपका बिल्कुल क्लियर है। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ही डीप इनसाइट, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। और एफआर का जो लेक्चर्स है वो आपका संडे से शुरू होगा। ठीक है, बिकॉज कुछ ड्राफ्टिंग है, कुछ और भी मैं उसमें कुछ पॉइंट्स नोट्स में कुछ और भी ऐड हो रहे हैं, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं अभी उसको भी वहाँ पे मैं ऐड करवा रहा हूँ, सो दैट यदि आपने इन लेक्चर्स को देख लिया फंडामेंटल राइट्स के, आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है, फाउंडेशन ही रहेगा। यूपीसी का तो चलिए एक अलग सा ही आएगा, बट स्टिल ये जो फाउंडेशन रहेगा ये भी बहुत लेवल का होने वाला है। सो यू कैन जस्ट एंजॉय दोज लेक्चर्स। और जब आप बीपीएससी के यदि आप मेंस को अप्रोच कर रहे होंगे, अगर आप लिख रहे होंगे, आप पॉइंट्स उसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो आई जस्ट टेक यू लीव एंड सी यू गाइज ऑन संडे। और संडे को हम लोग फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करने वाले हैं और मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, एक एक आर्टिकल को हम लोग बिल्कुल पुर्जे पुर्जे खोल देंगे। ठीक है, सो जस्ट आप रिवाइज कर लें सारे लेक्चर्स को जितने भी अभी तक यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। प्रीएम्बल हो चुका है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 हो चुका है। अब हम लोग एफआर की तरफ जब मूव करेंगे तो आप लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे। एफआर विल टेक सम टाइम, क्योंकि मैं एक एक आर्टिकल को थंबनेल के हिसाब से ही मैंने सब सेट करवाया है और वैसे ही आपके नोट्स भी सबके सब डिज़ाइन हो रहे हैं। सो आपको अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।